हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जैव विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और जैव विकास के सिद्धांत में हम लैमार्किज्म यानी कि लैमार्कवाद, डार्विनवाद आदि का अध्ययन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जैव विकास का मतलब क्या होता है कि क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा प्राचीन काल में पाए जाने वाले सरल जीवों से आजकल के जटिल कॉम्प्लेक्स जीवों का बनना या उनसे विकसित होने की धीमी प्रक्रिया जैव विकास कहलाता है। जैव विकास को समझाने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनमें से सबसे पहला सिद्धांत जो हमें पढ़ना है वो है लैमार्कवाद यानी कि लैमार्किज्म। इसको उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का प्रयोग भी कहते हैं। लैमार्क एक फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पहला तर्कसंगत सिद्धांत दिया जैव विकास को समझाने के लिए, और उन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में अपना ये सिद्धांत 1809 में प्रस्तुत किया। और जो लैमार्कवाद है यानी कि लैमार्क का जो सिद्धांत है उसकी 4 प्रमुख धारणाएं हैं। नंबर 1, आंतरिक महत्वपूर्ण बल और बड़े होने की प्रवृत्ति यानी कि इंटरनल वाइटल फोर्सेस टेंडेंसी टू इंक्रीज। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स और नई आवश्यकता। अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। एंड नंबर 4, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सबसे पहले आंतरिक महत्वपूर्ण बल या बड़े होने की प्रवृत्ति। लैमार्क के अनुसार सभी जीवों में कुछ इंटरनल वाइटल फोर्सेस पाए जाते हैं, आंतरिक महत्वपूर्ण बल पाए जाते हैं, जिनके कारण उसके अंगों में और उसकी बॉडी में इंक्रीज होने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी पाई जाती है, जिससे जीव अपनी बॉडी पार्ट्स को इंक्रीज करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव तथा नई आवश्यकताएं। लैमार्क के अनुसार वातावरण लगातार परिवर्तनशील होता है, यानी कि वातावरण लगातार बदलता रहता है और बदलते वातावरण में जीव के लिए नई नई आवश्यकताएं होती हैं और उन्हीं आवश्यकताओं के अनुसार जीव अपने आप को चेंज करता रहता है। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि वातावरण परिवर्तनशील होता है और उसके कारण जीव की जो नई आवश्यकता उत्पन्न होती हैं उनके हिसाब से उसके शरीर की रचना में, कायिकी में और अन्य चीज़ों में परिवर्तन होते हैं। तीसरा, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का प्रभाव। लैमार्क ने कहा कि जो अंग ज़्यादा यूज होते हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, और जो अंग कम यूज होते हैं, जिनका उपयोग नहीं होता है, वो उनका ह्रास होता है, वो डिजेनरेट होते हैं और वो अवशेषी अंगों के रूप में पाए जाने लगते हैं। अंगों के उपयोग के लिए उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया और जबकि अंगों के अनुपयोग के लिए उन्होंने सांपों का उदाहरण दिया। लैमार्क के अनुसार प्रारंभ में जो जिराफ थे उनकी गर्दन सामान्य थी और उनके पैर आगे के वो भी सामान्य थे, उनकी ऊंचाई कम थी, लेकिन जिस समय जिराफ वहाँ पाए जाते थे वहाँ पर घास पाई जाती थी, लेकिन वातावरण के परिवर्तन के कारण वहाँ पर अब धीमे धीमे वातावरण शुष्क होता चला गया और वहाँ रेगिस्तान बनने लगा, जिससे नीचे की घासें खत्म होने लगी। और अब जिराफ को अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अपनी गर्दन को और अपनी आगे की टांगों को उचकाकर पेड़ों से भोजन प्राप्त करना शुरू करना पड़ा, जिसके कारण धीमे धीमे ये लक्षण उनकी संतानों में पहुंचता रहा और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचकर ये उनमें स्थायी लक्षण बन गया। सांपों के अंदर उन्होंने उदाहरण दिया डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों के ह्रास का। लैमार्क के अनुसार सांपों में पहले टांगे पाई जाती थी जो उनके चलने में और बिल में घुसने में दिक्कत करती थी, इसलिए उन्होंने उसका प्रयोग करना कम कर दिया और धीमे धीमे वो अंग धीरे धीरे डिजेनरेट हो गए। बोया में और अजगर में आज भी पेल्विक गिडल के रिमेनेंट पाए जाते हैं, उनके शेष भाग अवशेषी अंगों के रूप में पाए जाते हैं पेल्विक गिडल के लिए, यानी कि जो यहाँ का गिडल होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद
तो अंगों के उपयोग और अनुपयोग से जो अंग ज़्यादा यूज हुए ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और जो कम यूज हुए वो अल्प विकसित हो जाते हैं। इसके बाद चौथा उन्होंने कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क के अनुसार इन उपरोक्त जो कारक हैं, इन कारकों के कारण जो जीवों में परिवर्तन होते हैं, उनमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में ट्रांसफर होती रहती है। माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होती है और वो धीमे धीमे जो परिवर्तन है, ये जो विभिन्नताएं हैं, वो संतानों में धीमे धीमे जाकर बढ़ते रहते हैं, एकत्र होते रहते हैं, संचित होते रहते हैं और अनेक पीढ़ियों के बाद वो जो विभिन्नताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनमें संचित होती जा रही हैं, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब वो जो जीव है उसके अंदर इतनी विभिन्नताएं आ गई, जो उनके पूर्वज थे, उनकी जो पेरेंट की जनरेशन थी, उनसे अब वो पूर्णतः भिन्न हो जाते हैं और अब उसे नई जाति कहा जाता है। लेमार्कवाद के समर्थन में कुछ उदाहरण हैं, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे अग्रपाद का होना, सांपों में टांगों का हिरास होना, डिजेनरेट होना, मांसाहारी जंतुओं में रिट्रैक्टाइल पंजों का होना। रिट्रैक्टाइल का मतलब होता है कि जब पंजे या कोई भी चीज़ बॉडी से बाहर निकल के आ जाए और फिर वापस अंदर चली जाए, इसे हम बोलते हैं रिट्रैक्टाइल पंजे। हिरण ने पादपों को और स्ट्रीमलाइन बॉडी को बनाकर अपने आप को अच्छा धावक बना लिया, रनर बना लिया। जो एक्वेटिक यानी कि जलीय पक्षी होते हैं, उन्होंने अपनी उंगलियों के बीच में जो स्किन होती है उसको फैलाकर वेब बना लिया, यानी कि जाल बना लिया, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है। लेमार्कवाद के बाद अब हम डार्विनवाद यानी कि डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड के प्रकृति शास्त्री थे चार्ल्स डार्विन और उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। और उन्होंने अपनी इस पुस्तक में अपना जो सिद्धांत था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन के नाम से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश सरकार के एक जहाज जिसका नाम बीगल था, HMS बीगल, वो सर्वेक्षण जहाज था, उस पर उन्होंने प्रमुख प्रकृति शास्त्री के रूप में काम करते थे। उन्होंने इस जहाज की सहायता से इस जहाज पर काम करते हुए अनेक द्वीपों और महाद्वीपों का अध्ययन किया और उन पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किया और उनकी विभिन्न जातियों का अध्ययन किया। डार्विन का जो सिद्धांत है वो 3 साइंटिस्ट के कामों पर ज़्यादा निर्भर करता था, यानी कि वो उससे ज़्यादा प्रभावित थे। पहला थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का युगतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत और तीसरा एल्फ्रेड रसल वेलेस का जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति नामक लेख से वो ज़्यादा प्रभावित थे। और इन्हीं लेखों के या सिद्धांतों के आधार पर या उनको आधार बनाकर उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे डार्विनिज्म कहा गया। तो उसके जो प्रमुख तथ्य थे वो पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी कि इनॉर्मस फर्टिलिटी इन द ऑर्गेनिजम्स। डार्विन के अनुसार जीवों में जनन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, संतानों उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। जैसे एक मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.7 करोड़ अंडे देती है और एक समुद्री जो सीप होती है, मैरीन मसल होता है, वो 60 लाख एग्स देती है और 2.7 करोड़ अंडे देती है एक मादा एस्केरिस। एक एग्जाम्पल में डार्विन ने हाथी का एग्जाम्पल देकर बताया कि जीवों में इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी होती है कि एक मादा हाथी यानी कि मादा हथनी, एक फीमेल एलिफेंट अपने जीवन काल में लगभग 6 बच्चे देती है और उसका जीवन काल 22 महीनों का होता है, लगभग 2 वर्षों का होता है। और अगर उसके सभी बच्चे जीवित रहें और वो आपस में रिप्रोड्यूस करके आगे अपनी संख्या बढ़ाएं तो 750 साल में लाखों हाथियों का निर्माण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि
सभी जीव जो नेचर में पैदा होते हैं वो आगे तक सरवाइव नहीं करते। दूसरा पॉइंट उसी पर निर्भर था, वो है जीवन संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सभी जीव अपनी संतानें उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं, और कुछ जीव बहुत ज़्यादा संतानें उत्पन्न करते हैं। इससे जीवों में आपस में संघर्ष होने लगता है, जीवों का वातावरण से संघर्ष होने लगता है। इसे जीवन संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं, जीने के लिए संघर्ष कहते हैं। और चूंकि किसी भी जगह पर पाए जाने वाला स्थान, रिसोर्सेज, खाना और सभी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, इसलिए ये स्ट्रगल होता है। ये स्ट्रगल 3 प्रकार का होता है। सजातीय संघर्ष यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में होता है, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में होता है, और एक ही जाति के सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती है वो भी समान होती हैं। दूसरा होता है अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय का मतलब 2 अलग अलग जातियों के बीच में संघर्ष। जैसे अगर 2 अलग अलग जातियां, उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो आवश्यकता है वो समान है, फॉर एग्जाम्पल दोनों घास खाने वाले जीव हैं, तो दोनों में घास के लिए संघर्ष होगा। कोई मीट खाने वाला 2 अलग अलग जातियों के सदस्य हैं तो वो मीट के लिए संघर्ष होगा। तो और इसी प्रकार से जगह के लिए और अन्य रिसोर्सेज के लिए भी स्ट्रगल होता है। तीसरा स्ट्रगल होता है वातावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ये हार्श इन्वायरमेंट से, जो खराब इन्वायरमेंट है, खराब वातावरण है, उससे होता है। ठंड से, बरसात, बहुत ज़्यादा गर्मी और अन्य वातावरणीय कारकों से जो स्ट्रगल होता है वो वातावरणीय संघर्ष कहलाता है। तीसरा पॉइंट था विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति। डार्विन के अनुसार जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनको छोड़कर सभी जीवों में जो अंतर पाए जाते हैं वो विभिन्नताएं कहलाती हैं। जो जीवन संघर्ष में वही जीव सर्वाइव करते हैं जो अपने अंदर कुछ वेरिएशन डेवलप कर लेते हैं, कुछ विभिन्नताएं विकसित कर लेते हैं जो वातावरण के लिए अनुकूल होती है। और डार्विन ने कहा कि जो आवश्यकताएं के अनुसार जो विभिन्नताएं बनती है वो सतत होती हैं, लगातार होती है, कंटिन्यूअस होती हैं, और ये वेरिएशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होती है। इस पॉइंट के अनुसार डार्विन ने कहा कि जीवन संघर्ष के दौरान जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो सतत होती हैं, और ये सतत विभिन्नताएं लगातार उत्पन्न होती रहती हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होती हैं। और ये जो विभिन्नताएं होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक लाभदायक और एक हानिकारक या अन्य। लाभदायक, डार्विन के अनुसार लाभदायक विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं, संचरित होती हैं, जाती हैं, लेकिन अन्य आवश्यक जो विभिन्नताएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि प्राकृतिक चयन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। जो वास्तविक योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो नेचुरल आइडिया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, लेकिन इसको जो प्रॉपरली यूज़ किया था वो डार्विन ने किया था। उन्होंने कहा कि जो लाभदायक वेरिएशन होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं और जीव को किसी विशेष वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित बनाती हैं। और ये विभिन्नताएं चूँकि लाभदायक होती हैं और नेक्स्ट पीढ़ी में जाती हैं, तो ये जो जनरेशन बाय जनरेशन होती हैं, तो ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती हैं, और जो अन्य विभिन्नताएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और जो लाभदायक विभिन्नताएं युक्त जीव होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, वही बच पाते हैं, और बाकी सब जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसे चूंकि नेचर के हिसाब से विभिन्नताएं डेवलप हुई हैं, और नेचर के हिसाब से जीवों में जो विभिन्नताएं डेवलप होती है, लाभदायक विभिन्नताएं, उनके अनुसार या उनकी सहायता से ही जीव उस नेचर में सर्वाइव कर पाता है, इसलिए इसको नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। 5वां है नई जातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो डार्विन ने कहा कि जो लाभदायक विभिन्नताएं हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, और धीमे धीमे ये विभिन्नताएं बड़ी होती जाती हैं, ज़्यादा होती जाती है और संचित हो चली जाती हैं, और बहुत समय तक यही प्रक्रम चलता रहता है। और चलने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि जो
अब संतान बनती है, उसमें विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा एकत्र हो जाती हैं कि वो अपने पूर्वजों से पूर्णतः भिन्न हो जाता है और अब उसे एक नई जाति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बिल्ली है, तेंदुआ है, शेर है, ये जो इसी प्रकार के कैट फैमिलीज के मेंबर्स हैं, ये सभी एक समान पूर्वज से विभिन्नताओं को ग्रहण कर विभिन्नताओं के कारण ही ये नई जाति में विकसित हुए। अब इन्हें नई जाति कहते हैं। इसी प्रकार से जो मॉडर्न हॉर्स है, आधुनिक घोड़ा है, एक्वस जो है वो अपने पुराने जो पूर्वज है मीजोहिपस और अन्य जो पूर्वज थे उनसे पूर्णतः भिन्न हो चुका है। तो डार्विनवाद एक इम्पोर्टेंट वाद था जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि वो प्रकृति के, इसके हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे कि इंग्लैंड के प्रकृति शास्त्री थे ये। इनकी बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। थ्योरी कहाँ दी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम से दी। वो ब्रिटिश सरकार के एक सर्वेक्षण जहाज जिसका नाम था बीगल, उस पर वो प्रमुख प्रकृति शास्त्री के रूप में काम करते थे। उन्होंने द्वीप और बहुत सारे महाद्वीपों का अध्ययन किया और वहाँ पर जीव जंतुओं का अध्ययन किया, उनकी जातियों का अध्ययन किया। 3 साइंटिस्ट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत और एल्फ्रेड रसेल वेलेस के जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदलने की प्रवृत्ति का जो नामक लेख था उससे वो ज़्यादा प्रभावित थे। उनके मेन पॉइंट कहते हैं कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। हर जीव बहुत ज़्यादा संतानें उत्पन्न करता है, लेकिन सर्वाइव सारे नहीं करते, क्योंकि जीवन संघर्ष होता है आपस में भी और अन्य जातियों से भी संघर्ष होता है। 3 प्रकार का होता है। सजातीय आपस में सबसे खतरनाक होता है एक ही जाति के सदस्यों में। दूसरा अंतरजातीय 2 अलग अलग जातियों में। तीसरा वातावरणीय यानी कि वातावरण से संघर्ष। चौथा विभिन्नताएं, जीवन संघर्ष के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती जो लाभदायक होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान हो जाती हैं और जो लाभदायक नहीं होती वो नष्ट हो जाती हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन, जो ऑर्गेनिज्म लाभदायक विभिन्नताएं लिए होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इन विभिन्नताओं को ट्रांसफ़र करते हैं और अन्य विभिन्नताएं नष्ट हो जाती हैं। और ये विभिन्नताएं लाभदायक होती है, इसीलिए जीव को उस प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित बनाती है। इसीलिए इसको प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रकृति के अनुसार विभिन्नताएं डेवलप हुई और वही विभिन्नताएं जीव को वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित बनाती है। और लास्ट पॉइंट था नई जातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन ने कहा कि इन लाभदायक विभिन्नताओं का लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जाने से वो एकत्र होती जाती हैं और वो इतनी ज़्यादा एकत्र हो जाती हैं कि बहुत समय बाद वो एक नई जाति का निर्माण करती है। जो संतानें बनती है वो अपने पूर्वजों से पूर्णतः भिन्न होती है और उसे नई जाति कहते हैं। जैसे बिल्ली है, शेर है, तेंदुआ है और अन्य जो होते हैं वो एक ही समान पूर्वज से विकसित हुए विभिन्नताओं के द्वारा। इसी प्रकार से मॉडर्न हॉर्स भी अपने पुराने पूर्वज से पूर्णतः भिन्न है। औद्योगिक मिलनता यानी कि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म को पढ़ेंगे। औद्योगिक मिलनता यानी कि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म प्राकृतिक चयन का एक सशक्त प्रमाण है और ये प्रदर्शित करता है कि प्राकृतिक चयन होता है। और इस घटना को बर्नार्ड कैटलवेल ने अध्ययन किया था। इस फिनोमिनन का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जो बिस्टन बैटुलेरिया एक मॉथ होती है, पेपर्ड मॉथ बोलते हैं इसको, इसकी 2 किस्में पाई जाती हैं। सलेटी रंग की किस्म जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है और उससे म्यूटेशन से बनी काले रंग की कार्बोनेरिया फॉर्म। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व ग्रे कलर की जो फॉर्म्स थी वो पाई जाती थी। स्लेटी वाली ग्रे कलर्ड फॉर्म ज़्यादा पाई जाती थी और ब्लैक वाली रेयर थी, यानी कि बहुत कम पाई जाती है। रेयर का मतलब बहुत कम पाई जाती थी। तो ये बहुतायात में यानी कि ये अबंडेंट थी, बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। ये क्यों पाई जाती थी कि जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक का मतलब होता है जो बड़े पेड़ों के जो तने होते हैं उन्हें ट्रंक बोलते हैं, उन पर सिलेटी रंग की लाइकेन पाई जाती थी और सिलेटी रंग की लाइकेन के ऊपर स्लेटी कलर की जो मौत होती है वो दिखाई नहीं देती, कैमोफ्लेज करती थी। और जो मांसभक्षी या कार्निवोरस बर्ड्स
होती थी वो इनको नहीं देख पाती थी, लेकिन ब्लैक वाले स्लेटी कलर की बैकग्राउंड पर यानी स्लेटी कलर के लाइकेंस के ऊपर जो कलर उसका स्लेटी कलर का होता था ट्रंक का, उसके ऊपर आसानी से दिख जाते थे और ये आसानी से दिख जाते थे, जिससे इनका शिकार आसानी से हो जाता था। इसीलिए ये रेयर पाई जाती थी, इनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन जो स्लेटी कलर की किस्म थी, स्लेटी पर स्लेटी कैमोफ्लेज करती थी और वो आसानी से दिखाई नहीं देती थी, और मांसभक्षी जो परजीवी है जो बर्ड्स थी वो उनको खा नहीं पाती थी और उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आने से मशीनों के लिए कोल का प्रयोग हुआ, कोयले का प्रयोग स्टार्ट हुआ, इससे शूट निकलना स्टार्ट हुआ और धुआं निकला, जिससे जो है ट्रंक अब ब्लैक होने लगे, काले होने लगे। और इस ब्लैक ट्रंक पर ब्लैक वाली जो मौत थी अब वो कैमोफ्लेज करने लगी और अब वो ब्लैक मौत उस पर दिखाई देनी बंद होने लगी। जो परभक्षी थे उसको नहीं देख पाते थे, लेकिन जो स्लेटी वाली थी वो आसानी से दिखाई देती थी। इसीलिए अब जो स्लेटी वाली थी उनका शिकार ज़्यादा होने लगा और फिर वो संख्या उनकी कम होने लगी, लेकिन ब्लैक वाले का शिकार कम होने से अब उनकी संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी ने कोल को रिप्लेस किया, यानी कि कोयले की जगह जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होने लगी, तो दोबारा से अब शूट और ग्रे जो धुआं था वो कम होने लगा। और इससे क्या हुआ, पुनः अब जो है वो जो ग्रे कलर की जो पेपर्ड मौत थी उसकी जो संख्या थी वो धीमे धीमे बढ़ने लगी और ब्लैक कलर की जो संख्या थी वो धीमे धीमे कम होने लगी, क्योंकि बैकग्राउंड जो था अब ब्लैक से साफ होने लगा। इससे अब स्लेटी वाली दिखनी कम होने लगी और ब्लैक वाली दिखनी ज़्यादा स्टार्ट हो गया, ब्लैक वाली का शिकार ज़्यादा हो गया, जिससे उनकी संख्या कम होने लगी। आजकल स्लेटी वाली जो मौत है वही ज़्यादा है, वही अबंडेंट है, ब्लैक वाली रेयर होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि एक मिश्रित जनसंख्या में जहाँ पर दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो वे स्पीशीज़ या वे जातियाँ या वे किस्में जो वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूलित होती हैं, वो ज़्यादा बेटर अडेप्ट होती हैं, वो सर्वाइव करती हैं, वो जीवित रहती हैं और उनका पॉपुलेशन का साइज आकार बढ़ता है। जबकि जो बेटर अडेप्टेड नहीं होती, जो ज़्यादा अनुकूलित नहीं होती, उनका शिकार ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मरती हैं, उनको जो साइज होता है उनका वो ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म से सिद्ध होता है कि प्रकृति अपने हिसाब से चयन करती है, या प्राकृतिक चयन होता है, या वे जीव जो प्रकृति के हिसाब से अनुकूलित होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो कम अनुकूलित होते हैं वो कम सर्वाइव करते हैं। तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म प्राकृतिक चयन का सशक्त प्रमाण है। बर्नार्ड कैटलवेल ने इसका अध्ययन किया था। बिस्टन बैटुलेरिया पेपर्ड मौत होती है, उसकी दो किस्में पाई जाती है। स्लेटी किस्म जो होती है मेन होती है, काले रंग की म्यूटेशन से बनी, इसे कार्बोनेरिया फॉर्म बोलते हैं। शुरू में ग्रे कलर की ज़्यादा पाई जाती थी, ब्लैक वाली कम पाई जाती थी, रेयर होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो पेड़ों के तने थे उस पर ग्रे कलर की यानी कि स्लेटी कलर की जो लाइकेंस थी, उसके कारण ग्रे कलर की जो पेपर्ड मौत थी स्लेटी बैकग्राउंड पर दिखाई नहीं देती थी, उनका शिकार कम होता था, उनकी संख्या बढ़ी रहती थी। जबकि ब्लैक वाली उस पर आसानी से दिख जाती थी, उनका शिकार ज़्यादा होता था, इसलिए उनकी संख्या कम रहती थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो कोयले का प्रयोग स्टार्ट हुआ, जिससे शूट निकला। जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता है कोयले जलने से, उसे शूट बोलते हैं। तो शूट निकला और धुआं निकला, जिससे जो ट्रंक थे यानी कि तने थे वो काले हो गए। इस पर काले पर काली जो मौत थी वो दिखनी बंद हो गई, उनका शिकार कम हो गया, उनकी संख्या बढ़ने लगी। लेकिन ग्रे वाली इस पर आसानी से दिखाई देने लगी। ग्रे वाली दिखने से क्या हुआ, उनका जो शिकार है वो ज़्यादा लगा, उनकी संख्या कम होने लगी। बाद में कोल की जगह जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो फिर वो काली जो बैकग्राउंड थी वो कम होने लगी। बैकग्राउंड कम होने से क्या हुआ, अब काली वाली पुनः दिखने लगी, उनका शिकार ज़्यादा हो गया, उनकी संख्या कम होने लगी। ग्रे वाली दिखनी कम हो गई, उनका शिकार कम हुआ और उनकी संख्या बढ़ने लगी। इस घटना से ये प्रदर्शित होता है कि जो जीव वातावरण के लिए ज़्यादा अनुकूलित होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा जीवित रहते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो अपनी जीन्स आगे ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी ज़्यादा संतान उत्पन्न करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। जबकि वे जीव जो कम अनुकूलित होते हैं वातावरण के प्रति, उनकी जनसंख्या कम हो जाती है, क्योंकि उनका शिकार हो जाता है या वो
नष्ट होने लगती है। अब हम उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हुगो डी व्रीज ने दिया था और उन्होंने ओइनिथेरा लेमार्कियाना नामक प्लांट पर अपने प्रयोग किए और म्यूटेशन टर्म यूज़ किया और म्यूटेशन थ्योरी दी। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन का मतलब क्या है कि जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहते हैं। लेकिन आजकल जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज है उत्परिवर्तन की। तो उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जीवों के डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में अथवा क्रोमोसोम्स में अथवा जीन्स में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तनों को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसे चेंज जो अचानक हो जाए, माता पिता के या पेरेंट्स के डीएनए में, क्रोमोसोम एटसेट्रा में हो और वो माता पिता से संतानों में भी ट्रांसफ़र हो, तो वो उत्परिवर्तन यानी कहलाते हैं, यानी कि म्यूटेशन कहलाते हैं। और म्यूटेशन थ्योरी को उन्होंने प्रस्तुत किया कि म्यूटेशन से ही इवोल्यूशन होता है, विकास होता है। उनके जो थ्योरी है उसके प्रमुख बिंदु हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल होता है, यानी कि रॉ मटेरियल होता है। यानी कि उत्परिवर्तन से ही जैव विकास होता है। उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट कि उत्परिवर्तन अचानक उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही अपना प्रभाव दिखा देते हैं। यानी कि उनके बीच में उत्परिवर्तन होने में और प्रभाव दिखाने में कोई अंतर नहीं होता। जिन पदार्थों में जिनमें उत्परिवर्तन होता है उन पादपों में या उन जीवों में वो प्योर होते हैं, यानी कि वो प्योर होते हैं, हाइब्रिड नहीं होते। और जो उनसे पौधों या जीव बनते हैं उत्परिवर्तन के बाद, हम उन्हें म्यूटेंट बोलते हैं, उत्परिवर्ती बोलते हैं। और उत्परिवर्ती में जो गुण आते हैं वो अपने जनक से पूर्णतः भिन्न होते हैं, अर्थात उत्परिवर्ती अपने जनक से पूर्णतः भिन्न होते हैं और उनके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होता, इंटरमीडिएट अवस्था नहीं होती। वो सीधे ही अपने पूर्वज से उत्परिवर्ती बनते हैं। सभी उत्परिवर्तनों का आधार चूंकि जेनेटिक होता है, आनुवांशिक होता है, इसीलिए ये उत्परिवर्ती वंशागत होते हैं, माता पिता से संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, संचरित होते हैं। हुगो डी व्रीज के अनुसार एक सिंगल उत्परिवर्तन, एक एकल म्यूटेशन ही नई जाति का निर्माण कर सकता है। यानी कि एक ही जाति के निर्माण के लिए अनेकों म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, एक सिंगल म्यूटेशन से भी नई जाति का विकास हो सकता है। प्रकृति लाभदायक जो उत्परिवर्तन है उनको चयन करती है, उनका तो संरक्षित करती है, और जो हानिकारक होते हैं उनको लुप्त करती है। हुगो डी व्रीज के अनुसार डार्विन के लिए जो जैव विकास है वो क्रमिक है, यानी कि ग्रेजुअल है, धीमे धीमे होने वाला एक प्रक्रिया है। जबकि डी व्रीज ने कहा कि नई जाति का विकास उत्परिवर्तन से सिंगल स्टेप में होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, और इसीलिए उन्होंने इसे साल्टेशन कहा, यानी कि एकल चरणीय बढ़िया उत्परिवर्तन कहा, कि एक ही चरण में नई जाति का विकास हो जाता है। जबकि डार्विन ने कहा कि जातियों का विकास लाखों करोड़ों साल के थोड़े थोड़े क्रमिक चेंजेस के कारण होता, क्रमिक वेरिएशन के कारण होता है। और लेकिन डी व्रीज ने कहा कि यह जो विकास हुआ है नई जाति का वो एक ही झटके में हो जाता है, एक ही सिंगल स्टेप में हो जाता है, इसलिए इसको उन्होंने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कहा, यानी कि एक चरणीय बड़ा उत्परिवर्तन कहा। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।